हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 13 और 14 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, इस लेक्चर में वेरियस सोर्सेज से अपन न्यूज को कवर करते हैं और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस लेक्चर को एंड तक देखना। और अगर आप रेगुलरली इस लेक्चर को फॉलो करते हैं, यहां पर जो मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो लेक्चर को फॉलो करने के बाद आपको कहीं पर भी किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। और यहां पर जो भी लेक्चर्स में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। और जो मैं 100% गारंटी जो देता हूं वो ऐसा ही नहीं देता हूं, इसके आप प्रूफ भी देख सकते हैं। जो यूपीएससी 2020 सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सेम वही क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड एक साल पहले में, यानी कि यूपीएससी 2020 एग्जाम के एक साल पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर कराए उन्हीं से क्वेश्चंस बने। और इवन स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो यूपीपीसीएस 2020 की, तो यूपीपीसीएस 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसके एक साल पहले जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, कवर कराए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। तो आप बकायदा नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं पूरी प्रूफ्स वगैरह जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है वीडियो बना के बकायदा, तो आप देख लीजिए। और देखने के बाद रेगुलरली जो भी चीज मैं यहां पर बता रहा हूं उसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना है और रेगुलरली लेक्चर देखना है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहोगे तभी सिलेक्शन जो है वो आपका होगा। और आज जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं वो ये है पेपर 1, ये पेपर 3 का टॉपिक और ये पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स जो अपन कवर करेंगे। एंड मंथली पीडीएफ पेड पैकेज भी आप ले सकते हैं, इसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है। आपको इसमें क्या क्या मिलता है, डेली जो आप लेक्चर्स देखते हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलती है, आपको हैंडआउट्स, नोट्स, मटेरियल्स मिलता है, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ का आपके रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन मिलती है। और इतना ही नहीं, सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ की फीस में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है। तो आप इसको ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल वीडियो भी बना के दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि कैसी इसकी क्वालिटी होती है वीडियो को देखकर इस पैकेज की। और आप चाहें तो ले सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड कर सकते हैं और आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो फेसबुक पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर इस पेड पैकेज से रिलेटेड हो। और या फिर ये मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिएगा, 9713282838 नंबर है। इस नंबर पर याद रहे कॉल नहीं करना है, आप एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और टेलीग्राम के भी अपने चैनल्स हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चैनल की लिंक दी हुई है और ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप, तो उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोइलेवार ब्रिज कहां पर लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में है ये, सोन नदी के ऊपर ये ब्रिज हमें देखने को मिलता है और इस ब्रिज की लेंथ 1.5 किलोमीटर की है। अभी इसका उद्घाटन हुआ है, दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था। और आपको सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई बस सिर्फ वही याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हनुका क्या है। तो याद रखिएगा, हनुका एक फेस्टिवल है। किसका फेस्टिवल है? ये जूइश फेस्टिवल है, यहूदियों का फेस्टिवल है ये। इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, सेकंड टेंपल। सेकंड टेंपल आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर है ये, तो आप याद रखिएगा जेरूसलम में हम लोग को सेकंड टेंपल देखने को मिलता है। सेकंड टेंपल ये एक लोकेशन है, बेसिकली सेकंड टेंपल की ये लोकेशन हमें देखने को मिल रही है। और अभी ये जो यहूदियों का फेस्टिवल है ना, ये डेडिकेट किया जाता है सेकंड टेंपल को, रीडेडिकेट किया जाता है उस समय जब मकाबियन रिवोल्ट जब हुआ था सेलूसिड एम्पायर के अगेंस्ट, तो उस टाइम पर इस सेकंड टेंपल को रीडेडिकेट किया गया था। अच्छा, इस सेकंड टेंपल की बात करें थोड़ा सा कि इसको सेकंड टेंपल क्यों नाम रख दिया, राइट, यानी कि इस लोकेशन को सेकंड टेंपल का नाम क्यों दिया गया। तो याद रखना, एक पर्वत है यहां पर जेरूसलम में, एक पर्वत हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है टेंपल माउंट। टेंपल पर्वत एक पर्वत का नाम है बेसिकली, है राइट, टेंपल। तो टेंपल ऑलरेडी पर्वत का नाम था और उस पर्वत पर ये इस चीज को जो है वो बनाया गया, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया सेकंड टेंपल, ठीक है। तो ये टेंपल माउंट पर स्थित है, इसीलिए इसको सेकंड टेंपल का नाम दिया गया है। तो ये भी एक आपको लिंक और रिलेशन थोड़े पता होना चाहिए। दूसरी बात, क्या पता पूछ लिया जाए टेंपल माउंट कहां पर है, टेंपल पर्वत कहां पर है, तो जेरूसलम थोड़ा सा आप याद रखना, जेरूसलम में ये हमें देखने को मिलता है। और ये जो फेस्टिवल है ये यहूदियों का, बेसिकली यहां पर जो यहूदी समुदाय जो है, ज्यूइश कम्युनिटी जो है, तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ये मनाया जाता है, राइट।
तो ये भी चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होना चाहिए। और इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, इस प्रकार से जैसे लाइट्स वगैरह जलाई जा रही है ना कैंडल के ऊपर, तो इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। तो सिर्फ जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, सिर्फ उतनी ही चीज आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। गॉट इट? अब गाइस इस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये आपके जनरल स्टडीज स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक है। आप में से शायद काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा इस टॉपिक के बारे में, नदन लाइट्स के बारे में, जैसे कि ऊपर आसमान में इस प्रकार की लाइट जो है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लाइट क्यों बनती है, क्यों दिखाई देती है, इस लाइट के बनने के पीछे का साइंस क्या है, तो वो पूरी चीज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपने अगर ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी पूरा कंसेप्ट आपकी क्लियर करता हूं अच्छे से। बट बिफोर दैट, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था मैं आपको उसको समझाता हूं। तो देखिए अभी क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ हिस्सों में, कौन से हिस्से? पेंसिल्वेनिया, ये आप देखिए मेरे कर्सर की तरफ, ये पेंसिल्वेनिया है और ये इलिनॉइस है। ये यूनाइटेड स्टेट की स्टेट्स हम लोग को नजर आती है। यहां पर इस प्रकार की लाइट जो है वो दिखाई दी है, यहां के यानी कि इन स्टेट के कुछ एरियाज पर इस प्रकार की लाइट्स दिखाई दी हैं, राइट। और हालांकि ये जो लाइट्स हैं जिनको आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ऑरोरा बोरेलिस के नाम से ये लाइट हम लोग को देखने को मिलती है। ये बेसिकली पोलार रीजन पर या फिर हाई लैटिट्यूड रीजन पर यूरोप के दिखाई देती हैं। अब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कौन सी होती है लाइन? तो देखो कई बार स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन भी होता है कि कौन सी लाइन लैटिट्यूड है और कौन सी लॉन्जिट्यूड है, राइट। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं काफी सारे। तो देखो एक सिंपल सा इजी सी चीज याद रखना, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन, लेटी यानी कि लेटी। तो अब लेटी हुई लाइन कौन सी है? ये लेटी हुई है, ठीक है। अब खड़ी हुई लाइन कौन सी है? सीधी है। अब जब आपको पता लग गया कि लेटी हुई लाइन ये वाली है, इस तरफ की लाइन लेटी हुई है ना, लेटी हुई है, राइट, सीधे, तो इसको लैटिट्यूड कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली लाइन जो होती है धरती में वो लैटिट्यूड होती है, जो हमें इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाली जो लाइंस दिखाई देती है ना, तो लैटिट्यूड्स है। अब हमने क्या बोला, हाई लैटिट्यूड रीजन पर ये इस प्रकार की लाइट्स दिखाई देती हैं या फिर पोलर रीजन पर। तो हाई लैटिट्यूड यानी कि आप देखिए 0 डिग्री नॉर्थ की तरफ, यहां पर अगर आप ऊपर साइड जाएंगे तो बढ़ता हुआ जाएगा ये पूरा, राइट, हम लोग को देखने को मिला। तो कौन सा एरिया जा रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हाई लैटिट्यूड यानी कि इस क्षेत्र की तरफ, यानी कि ये कनाडा के ऊपर साइड पे आप देखेंगे या फिर यूरोप के ऊपर हाई लैटिट्यूड क्षेत्र की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर इस क्षेत्र पर जो है आपको लाइट्स दिखाई देंगी, या फिर इसको आर्टिक सर्कल बोलते हैं, इस नीचे वाले एरिया को एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। तो यहां पर ये लाइट्स दिखाई देती हैं ज्यादातर, राइट। कौन सी लाइट्स? इस प्रकार की नदन लाइट्स इसको अपन बोलते हैं, या सदर्न लाइट्स के नाम से भी ये जानी जाती है। वो सदर्न लाइट्स का कुछ और नाम है, उसको मैं आपको बताऊंगा। बाकी नदन लाइट्स को ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है। तो देखो यूजुअली ये पोलर रीजन पर दिखाई देती है, बट अभी यूनाइटेड स्टेट्स की क्षेत्र में यानी कि इस एरिया पर ये दिखाई दी है। तो इस एरिया पर इसका दिखाई देने के पीछे का क्या कारण है वो आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो देखिए आपने अगर मेरे लेक्चर को देखा होगा, पुराने लेक्चर को, 19 सितंबर 2020 को मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा है, सोलर साइकिल 25 क्या है। इस टॉपिक को मैंने डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन किया है। इस लेक्चर के 37 मिनट 49 सेकंड पे ये टॉपिक आपको मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा देख लेना, बट टेंशन नॉट, अभी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि ये इस टॉपिक में जो है वो क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको सन स्पॉट वगैरह के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पता लगेगा कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं, राइट। बट अभी जो मैं आपको समझाऊंगा वो इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको उस टॉपिक में अभी के लिए जाने की जरूरत नहीं। बट हाँ, ये टॉपिक जरूर देख लेना, क्योंकि सन स्पॉट के बारे में मैंने काफी डिटेल में और पूरी सोलर साइकिल के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ आती है इसकी, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर क्लिक कर देना, यहां पर, या फिर ये टाइम जो लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक कर देना, आपको डायरेक्टली सामने वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। जिनके पास पीडीएफ नहीं आती कोई बात नहीं, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है वहां पे लिखना 19 सितंबर 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी सबसे पहला आपकी सर्च लिस्ट में वीडियो आएगा वो अपना यही वाला वीडियो होगा। इस वीडियो के 37 मिनट 49 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को देख लीजिएगा तो आपको सोलर साइकिल के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में ये हम लोग को लाइटें क्यों नजर आई, क्यों दिखाई दी। तो उसके पीछे की वजह गाइस क्या है कि सन की तरफ से, सूर्य की तरफ से हम लोग को एक बहुत ही ह्यूज एनर्जी जो है वो निकलती हुई दिखाई दी। यानी कि स्पेस में एक बहुत फास्ट एनर्जी जो है वो फेंकी सूर्य ने, राइट। और इसको कोरोनल मास इजेक्शन कहा जा रहा है, या फिर एक बड़ा सा बबल रेडिएशन का, या पार्टिकल्स बहुत सारे उस बबल के अंदर वो सूर्य की तरफ से आए स्पेस में, और जब ये हमारी धरती के पास आए तो हमारी धरती का जो मैग्नेटोस्फीयर है, राइट, उससे ये टकराए, और उससे जब ये टकराए तो एक कोलिजन हुआ, राइट, विस्फोट हुआ। अब जब ये विस्फोट हुआ तो उसी के पीछे का कारण ये लाइट्स निकलती हुई नजर आई, ठीक है। तो ये था कारण जो कि हम लोग को अभी एट प्रेजेंट दिखाई दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स के ये दो स्टेट्स के बारे में अपन ने बात करी, पेंसिल्वेनिया और ये वाली स्टेट।
तो यहां के कुछ एरिया पर इस प्रकार की लाइटें नजर आई, दिखाई दी। अब ये तो हो गया न्यूज का टॉपिक, और इस टॉपिक से आपको क्या समझ में आया अभी तक कि कहीं ना कहीं सूर्य जो है, सोलार जो फ्लेयर्स हैं या सोलार विंड है, कहीं ना कहीं वो कारण होते हैं इस प्रकार की लाइट क्रिएट करने के पीछे। राइट, एक कांसेप्ट क्लियर है इसका कि ये लाइट क्यों क्रिएट होती है, तो उसके पीछे सूर्य हमें नजर आता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ऑरोरा, ऑरोरा यानी कि स्काई पर जो ये लाइट्स डिस्प्ले होती है उसको ऑरोरा कहा जाता है, और ये हाई लैटिट्यूड क्षेत्र पर दिखाई देती है, आर्टिक और एंटार्क्टिक क्षेत्र के, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इनको पोलर लाइट भी कहा जाता है। दो प्रकार की होती है, ऑरोरा बोरेलिस या फिर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब ऑरोरा बोरेलिस यानी कि नदन वाली, राइट, नॉर्थ रीजन वाली, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी कि साउथ रीजन वाली, तो इसको नदन लाइट्स या सदर्न लाइट्स कहा जाता है। राइट, तो सदर्न लाइट्स यानी कि साउथ में ऑस्ट्रेलिस। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, ऑस्ट्रेलिया से याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, साउथ में है, तो अगर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहां पर सदर्न रीजन की लाइट की बात हो रही है। और ऑरोरा बोरेलिस आता है तो कोई बात नहीं, आपको ऑस्ट्रेलिस का पता है, सदर्न तो ऑब्वियस ही बात है कि दूसरा जो होगा वो नदन ही होगा। तो ऑरोरा बोरेलिस यानी कि नदन क्षेत्र की लाइट की यहां पर बात हो रही है। तो नदन क्षेत्र में दिखने वाली लाइट जो होती है उसको बोरेलिस कहा जाता है, सदर्न क्षेत्र में दिखने वाली लाइट जो होती है उसको ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्लियर है यहां तक बातें? और कॉमनली ये हाई नदन और सदर्न लैटिट्यूड्स पे होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बट कभी कभी ये मिड लैटिट्यूड में दिखाई देती है, और बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके इक्वेटर में दिखाई देने के। राइट, बट ये कब ज्यादा दिखाई देती है, जब इस प्रकार का इवेंट होता है सन की तरफ से। हमने अभी देखा कि सन की तरफ से अगर बहुत तेज, अगर सन का हम लोग को सोलार फ्लेयर देखने को मिलता है या सोलार विंड बहुत तेजी से आती है, और उस बीच अगर एक कोलिजन होता है, राइट, हमारे मैग्नेटोस्फीयर के साथ, तब ये कुछ क्षेत्रों में दिखाई देती है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी ये दिखाई दी। और गाइज इसमें यूजुअली मिल्की ग्रीनिश कलर होता है, इसमें रेड, ब्लू, वॉयलेट, पिंक, व्हाइट ऐसे कलर्स आपको दिखाई देंगे, और ये कलर जब अपीयर होते हैं तो इनके अलग अलग शेप्स में ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, अब देखिए इसके पीछे का साइंस अपन डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने एक आइडिया दे दिया है। सिंपल लैंग्वेज में हमने एक चीज जान ली कि सन की तरफ से जब एनर्जी आती है और जब ये हमारे धरती के मैग्नेटोस्फीयर पे जब हम लोग को देखने को मिलती है, कोलिजन एक होता है सन की एनर्जी का हमारे मैग्नेटोस्फीयर में मौजूद कुछ गैसेज होती हैं, उनके साथ जब ये कोलिजन होता है, तब उस समय ये एक्टिविटी हमें नजर आती है, इस प्रकार की लाइट्स हमें दिखाई देती है। तो उसी पर ही थोड़ा सा थ्योरी में बात कर लेते हैं। तो देखो ये ऑरोरास जो है ना, ये एक स्पष्ट साइन या फिर स्पष्ट संकेत हमें देखने को मिलता है कि हमारी धरती इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है सूर्य के साथ। ये लाइट्स क्या करती हैं गाइस, जैसे सन की तरफ से एनर्जी आती है, सन की तरफ से एनर्जी हमें देखने को मिलती है, और हमारी धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। राइट, हमें देखने को मिलता है। अब ये होते कैसे हैं, तो ऑरोरा कब होता है, जब कोलिजन होता है, जो स्पेस से आते हुए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सूर्य की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि सूर्य ने जो सोलार फ्लेयर जो हुआ है या सोलार विंड जब हम लोग को देखने को मिली है, तब उस समय ये एनर्जी आ रही है सूर्य की तरफ से, और जब ये टकराती है धरती के अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद जो हम लोग को गैसेस देखने को मिलती है, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और भी काफी सारी गैसेस होती हैं, तो उनके साथ जब ये टकराती है तब क्या होता है, तब एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स को मिलती है एनर्जी, जब इनको मिलती है एनर्जी ये हो जाते हैं एक्साइटेड, यानी कि ये मूव करने लगते हैं, और जब ये मूव करने के बाद ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पर आते हैं, तब उस समय ये फोटॉन्स रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ एक छोटा सा बर्स्ट होता है एनर्जी का, जो कि लाइट के फॉर्म पे नजर आता है। तो कुल मिलाकर सूर्य की एनर्जी, धरती का मैग्नेटोस्फीयर और वहां पर मौजूद जो गैसेस हैं वो ही पूरा रोल प्ले करती हैं इन लाइट्स के अपीयर होने का। राइट, ये लाइट्स जो अपीयर होती हैं वो इन्हीं कुछ कारणों के चलते होती हैं। तो यही है इसके पीछे का साइंस, सिंपल सा, जिसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। राइट, और जब हम देखते हैं तो काफी अच्छी इस प्रकार की का डिस्प्ले, इस प्रकार की लाइट जो है वो नजर आती है। राइट, तो यही चीज है। और कहां पर ये ओरिजिन होते हैं, तो 100 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये आपको दिखाई देंगे। और ये अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेप के क्यों होते हैं, तो कलर्स डिपेंड करता है कि किस गैस के साथ जो है वो एनर्जी टकराई है। राइट, तो और ये कौन सी गैस है, गैसेस के ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हरी लाइट जो है वो एमिट करता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में से ब्लू लाइट निकलती है। और अगर अपन बात करें कम ऑक्सीजन की, तो कम ऑक्सीजन या फिर कम एनर्जी जो आती है,
तो उस समय रेड लाइट जो है वो रिलीज होती है। तो इस प्रकार की चीजें। इसके अलावा और भी काफी सारी गैसेज हैं, जब वो इकट्ठा हो जाती है तब क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है। अब जब गैसेस इकट्ठे हुई है, अलग अलग गैसेस की अलग अलग लाइट है, तो क्या हो रहा है, जैसे कि अपन पेंटिंग नहीं करते, पेंट आपने किया होगा बचपन में, कलर्स वगैरह लगाए होंगे, तो व्हाइट और ब्लैक कलर को मिला के आपने वॉयलेट वगैरह कलर बना लिया होगा, ग्रे कलर बना लिया होगा। तो ऐसे कलर जो है वो बनते हैं ना मिक्स करने के बाद, रेड और व्हाइट को मिक्स कर दिया तो पिंक बन गया। तो ऐसी चीज है कि इसी कारण से पर्पल, पिंक, व्हाइट ऐसे कलर भी रिलीज होते हैं। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के चलते अल्ट्रावायलेट लाइट भी रिलीज होती है, जो कि कुछ स्पेशल कैमरास जो सैटेलाइट्स पे होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और ये भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि जब ये इस प्रकार का ऑरोरा जब होता है, यानी कि इवेंट जब होता है, तब कम्युनिकेशन लाइंस, रेडियो लाइंस और पावर लाइंस अफेक्ट होती हैं। और साथ ही साथ जो सन की एनर्जी जो है, जो सोलार विंड के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, यही इसके पीछे की पूरी प्रोसेस है, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। तो पूरा टॉपिक सिर्फ यही है। वैसे गाइज एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, और शायद अभी तक पढ़ते पढ़ते आया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, अगर ये आपके दिमाग में आया है तो जरा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख देना कि हाँ सर, ये हमें भी लग रहा था कि यार ये ऐसा क्यों होता है पढ़ते पढ़ते, राइट। तो देखो, क्वेश्चन शायद ये आया होगा आपके दिमाग में कि सर हाई लैटिट्यूड पे ही क्यों होती है। ये तो आपने बताया नहीं, बाकी पूरी चीज आपने बता दी, हम पूरा कंसेप्ट समझ गए कि क्यों होती है, बट हाई लैटिट्यूड पे ही क्यों होती है, ये बीच में क्यों नहीं होती, राइट। क्योंकि इस चीज के बारे में क्लैरिटी अभी हुई नहीं है, थ्योरी में भी देख लिया अपन ने, कोई क्लैरिटी नहीं है। सिंपल सी चीज है, धरती का मैग्नेटोस्फीयर। धरती के मैग्नेटोस्फीयर को आप गौर से देखो, ये धरती का पूरा आपको मैग्नेटोस्फीयर आपको दिखाई दे रहा है। धरती का आपको मैग्नेटोस्फीयर जो है उसकी एक्टिविटी कहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है, खुद बताओ। आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है ना, सबसे ज्यादा मैग्नेटोस्फीयर आपको यहां पर आपको नजर आ रहा है, इस प्रकार के पोलार रीजन पर ही तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच में कहां दिखाई दे रही है, यहीं पर ही तो इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो यही एक वजह है जिसके चलते ये लैटिट्यूड्स यानी कि हाई लैटिट्यूड्स पे नजर आती है, दिखाई देती है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना, और इस प्रकार का इवेंट जो है वो आपको नजर आता है। ये जैसे आप लाइट्स वगैरह देख रहे हो ना, ऐसी लाइट होती है, काफी ब्यूटीफुल होती है। तो ये है पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड। अब इसके बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक में। गाइस बात हो रही है बेटर देन कैश अलायंस के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है कि बेटर देन कैश अलायंस क्या है, तो ये एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट्स की, कंपनीज की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसके चलते ये काम क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी कैश से डिजिटल पेमेंट में ट्रांजिशन हो। यानी कि जो लोग कैश पेमेंट का उपयोग करते हैं उसकी जगह वो डिजिटल पेमेंट का उपयोग करें। तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कोशिश करते हैं कि हर जगह जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाए, और गरीबी जो है वो रिड्यूस करने का काम करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ का काम करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने पर फोकस करते हैं कि जल्दी से जल्दी कंट्रीज जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये है बेटर देन कैश अलायंस, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसका सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के तौर पर हमें देखने को मिलता है, और इंडिया इसकी मेंबर बनी थी 2015 में। तो सिंपल सी चीज है, पार्टनरशिप अलायंस ही हम लोग को देखने को मिलती है गवर्नमेंट्स, कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। गाइस बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 का मिला है हेल्प एज इंडिया को। शायद आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हेल्प एज इंडिया के बारे में जानते होंगे, और शायद आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा हेल्प एज इंडिया के प्रोग्राम में या इनिशिएटिव में। क्योंकि मेरी मेमोरी है, मेरे स्कूल में हेल्प एज इंडिया का इनिशिएटिव होता था, तो उस समय हर साल होता था ऑलमोस्ट। तो उस समय क्या होता था कि वो आते थे और वो एक पेपर देते थे सभी स्टूडेंट को, और वो बोलते थे कि जो भी स्टूडेंट है वो वॉलंटरी बेसिस पर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या फिर आप अपने कॉलोनी वगैरह में जाकर चंदा वगैरह इकट्ठा कर सकते हो हेल्प एज इंडिया के लिए, यानी कि मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन जो है वो करवा सकते हो लोगों से। तो ये हेल्प एज इंडिया का इनिशिएटिव था इस प्रकार का, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें इनिशिएटिव में। तो इस हेल्प एज इंडिया को जो है ये अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 का। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को यह अवार्ड दिया गया हो, यानी कि हमारी पहली इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसको ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है, वो है हेल्प एज इंडिया, याद रखिएगा। और आखिरी बार यह अवार्ड एक इंडियन को दिया गया था, JRD टाटा जी को, और ये 1992 में मिला था, 28 साल पहले, राइट। और हेल्प एज इंडिया की अगर अपन बात करें गाइस, तो ये काम करती है, ये इंस्टीट्यूशन काम करता है ओल्ड एज पर्सन के लिए, जो डिसएडवांटेज ओल्ड एज पर्सन होते हैं ना, ओल्डर जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, तो उनके लिए ये काम करता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने पर फोकस करता है, काम करता है।
और 40 सालों से ये काम कर रहा है, हेल्प एज इंडिया। और इस अवार्ड की बात करें, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड, तो देखिए 1981 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एस्टैब्लिश किया था इस अवार्ड को। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड रिकॉग्नाइज करती है कि पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फील्ड में जो भी इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करते हुए उनको यह अवार्ड दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। तो सिंपल सी चीज बस है, आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। गाइस बात हो रही है जगन्नाथ जीवा क्रांति स्कीम के बारे में। तो देखिए ये स्कीम लॉन्च किसके द्वारा की गई है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इस स्कीम के तहत लगभग 2.5 लाख भेड़ और बकरियां जो है वो वुमेन्स को, महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और फेज्ड मैनर पे ये की जाएगी और जिसकी कॉस्ट होने वाली है 1869 करोड़ रुपीस। और ये स्कीम जो है महिलाओं की लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करेगी काफी कम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये चीज जो है वो बताई जा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जगन्नाथ जीवा क्रांति स्कीम जो है वो कहां की है, आंध्र प्रदेश सरकार की। और महिलाओं के लिए यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम है। महिलाओं को शीप्स और गोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे कि वो अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकें। गॉट इट गाइस। फ्रांस के अंदर एक कानून आने वाला है जो कि इस्लाम धर्म के अगेंस्ट बताया जा रहा है। ये एक्चुअली अभी कानून आया नहीं है, ड्राफ्ट है ये मसौदा, इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि रेडिकल इस्लामिज्म को टारगेट करेगा, कट्टरपंथी इस्लामवाद को टारगेट करेगा। और हालांकि ये जो कानून लाया गया है इसमें एग्जैक्टली इस्लामिस्ट या इस्लाम के बारे में मेंशन नहीं है, बट टारगेट जो है वो इस्लाम को ही किया जा रहा है। और इस ड्राफ्ट के पीछे की वजह क्या है, तो लगातार जो फ्रांस में अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, टेरर अटैक्स, तो वो एक वजह बताई जा रही है। और अभी रिसेंट पास्ट में ही एक स्कूल टीचर का सर जो है वो अलग कर दिया गया था, सर काट दिया गया था, हत्या कर दी गई थी सैमुअल पैटी की, राइट। तो उसी के रिस्पॉन्स में ये चीज लाई जा रही है। लॉ का मकसद ये है कि ये वेरियस मेजर्स लेकर आएंगे जिसमें स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म किया जाएगा, यानी कि स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म होगा जहां पर फोकस किया जाएगा कि जो मुस्लिम बच्चे जो हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट ना करें, राइट, यानी कि निकले नहीं, यानी कि अपनी पढ़ाई जो है वो अधूरी छोड़ के ना निकले, तो इस पर भी टारगेट किया जाएगा। कंट्रोल किया जाएगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाएगा मॉस्क को, मस्जिदों को और फॉलोअर्स वगैरह को, प्रीचर्स को, प्रचारकों को, राइट। और जो ऑनलाइन हेट कैंपेन्स वगैरह चलते हैं तो उसके अगेंस्ट भी रूल्स वगैरह निकाले जाएंगे। तो ये कुछ चीजें इसमें हम लोग को देखने को मिलेगी। और जब ये लागू हो जाएगा एक बार, यानी कि जब कानून आज बन जाएगा फ्रांस के अंदर, ये अभी तो ड्राफ्ट है, जब फाइनलाइज होकर लागू हो जाएगा तब उस समय सर्विलांस, निगरानी जो है वो बढ़ा दी जाएगी फ्रांस की मस्जिदों में, यानी कि फ्रांस में जो जो मस्जिद है वहां पर निगरानी रखी जाएगी, उनकी एक्टिविटीज पे निगरानी रखी जाएगी, स्पेशली फाइनेंसिंग वगैरह कि मस्जिद से पैसा जो है वो कहां जा रहा है, किस एक्टिविटी में यूज में लिया जा रहा है, तो इन सब चीजों को देखा जाएगा। जो ट्रेनिंग्स होती हैं इमाम्स वगैरह की, तो उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। इनके पास पावर आ जाएगी कि वो वर्शिप प्लेसेस को, यानी कि मस्जिद वगैरह को शट डाउन कर सकते हैं अगर वहां पर इनको लगा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स, गणतंत्रीय सिद्धांतों के अगेंस्ट है, राइट, या फिर उसका उल्लंघन कर रही है, जैसे कि जेंडर इक्वलिटी वगैरह अगर वहां पे नजर नहीं आ रही है इनको तो वो बंद भी कर सकते हैं। तो ये सब पावर्स इनके पास आ जाएगी। और अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर जो स्टेट एम्प्लॉइज जो होते हैं, यानी कि सरकारी जो कर्मचारी हैं फ्रांस के अंदर, तो वो रिलीजियस सिंबल्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते, यानी कि इवन हिजाब तक नहीं पहन सकते। तो वो चीज हम लोग को वहां पर देखने को मिलती है। और अब क्या होगा, अभी तक तो ये चीज है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है फ्रांस के वो रिलीजियस सिंबल्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते, बट अब जो दूसरे लोगों पे भी ये इस प्रकार का बैन जो है वो इंपोज कर दिया जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अभी तो सिर्फ कुछ चीजें इसकी पता लगी हैं, जब ये फाइनली लागू हो जाएगा तब इस पर और अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी के लिए सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन ये ध्यान में रखो कि इस्लाम के अगेंस्ट जो है वो फ्रांस लॉ बनाने के लिए काम कर रहा है। तो सिंपल सी चीज अभी के लिए याद रखनी है। गाइस, नई संसद भवन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपन जानेंगे। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनाने पर काम चल रहा है, हालांकि अभी इसके काम को रोक दिया गया है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले कुछ बेसिक चीजें जानो आप। तो लगभग 100 सालों के बाद ये डेवलपमेंट हो रहा है। 1921 में नींव रखी गई थी। हमारी जो एग्जिस्टिंग जो पार्लियामेंट है, अभी जो प्रेजेंट में जो पार्लियामेंट है ना, तो 1921 में इसकी नींव रखी गई थी ड्यूक ऑफ कनॉट के थ्रू। तो ये वाली चीज भी, वाला नाम थोड़ा सा याद रखना, ड्यूक ऑफ कनॉट, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो ये नई जो पार्लियामेंट बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। और 2022 एक ऐसा साल है जिस समय हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे अपना बनाएंगे। और 2022 के वेरियस टारगेट्स हैं सरकार के, जैसे कि किसानों की इनकम को डबल करना, अपने एक्सपोर्ट को डबल करना, और भी न जाने कितने टारगेट्स हैं। एक टारगेट अपना मिशन गगनयान का है कि हम लोग इंडिया की जमीन से, राइट, व्योमनॉट्स होंगे हमारे। व्योमनॉट का मतलब पता है आपको? व्योमनॉट कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स,
इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को व्योमनॉट कहा जाता है, पर हर अलग अलग कंट्री के जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं ना, उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो ये व्योमनॉट कहा जाता है इनको। एक्चुअली मैं एक और चैनल के साथ बहुत पहले जुड़ा हुआ था, तो उस चैनल पर मैंने डिटेल में ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ाया हुआ है, ये मिशन गगनयान का काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आप चाहो तो देखना, और अगर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एक टॉपिक। एक चैनल था अच्छा, मतलब काफी पहले मैं जुड़ा था उस चैनल से, और मैं काफी सारे चैनल्स के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और अब तो ये अपना चैनल अपन ने बनाया है, इसी साल ही बनाया है 2020 अगस्त में, बट मजबूरी के कारण बनाना पड़ा, बट आपके सपोर्ट के थ्रू बढ़िया है, अभी इतनी हिम्मत है कि अपन काम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। चलो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो वही मैं आपको बता रहा था कि 2022 जो है ये एक ऐसा साल है जहां पर बहुत सारे हम लोग टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, टारगेट्स अपन ने सेट किए हैं, उसको अचीव करने का भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको भी अगर पता हो तो थोड़ी लिस्ट बना के रखिएगा 2022 की, कि क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं, उनमें से एक लिस्ट में आप ऐड कर लीजिएगा। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि 2022 तक कंप्लीट कर जाए, और इसकी थीम जो होगी हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड होगी, बताया जा रहा है। आगे की बात करें इसकी, तो इसमें रीजनल आर्ट्स वगैरह, यानी कि अलग अलग हमारे लोकल एरिया जो है ना, इंडिया के अलग अलग क्षेत्र, तो वहां के जो लोकल आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, तो उनको भी शामिल किया जाएगा इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में वो सब आर्ट्स वगैरह बनाया जाएगा। तो उसके लिए अलग अलग जगह से जो आर्टिस्ट वगैरह हैं, स्कल्पचर्स वगैरह हैं, उनको लिया जाएगा, राइट, और एम्प्लॉय किया जाएगा, और फिर वो जो है वो बनाएंगे यहाँ पर, और एक सिंबल आत्मनिर्भर भारत का ये झलकाएगी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। और इसी साल सितंबर में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये थोड़ा नाम याद रखना, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को जो है वो मिल गया था, यानी कि बिडिंग जो है वो उसने हासिल कर ली थी, बोली वगैरह लगी थी, जो टेंडर निकलता ना सरकार का, तो इसको बिडिंग मिल गई थी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को, कि ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगी, और इस पर पैसा जो खर्चा जाएगा वो 861.90 करोड़ रुपीस खर्चा जाएगा। इसके आगे की बात करें तो देखो, जो नई बिल्डिंग है ना, वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के काफी नजदीक है, जो हमारी एट प्रेजेंट जो पार्लियामेंट है ना, उसके काफी नजदीक नया स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, और ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू किया जा रहा है। इसके बारे में हालांकि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है, यानी कि उसको हम लोग बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और क्यों रोक लगाई है, तो देखो अभी क्या हुआ है कि काफी सारी पिटीशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आई है, लगभग 10 पिटीशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, बहुत सारी है वैसे तो, राइट। तो ये पिटीशंस है, जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इन पिटीशन पर जजमेंट नहीं आया था, डिसाइड नहीं हो जाता, क्योंकि ये सब जो पिटीशन लगी है वो चैलेंज कर रही है नए प्लान को, यानी कि नए पार्लियामेंट के प्लान को वो चैलेंज कर रही है। तो जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सॉल्व नहीं हो जाता केस, तब तक जो है वो इस पर काम ना किया जाए, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बिल्डअप करने का काम ना किया जाए। सिंपल सी बस ये सब चीजें बस आप याद रखो, उससे ज्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, क्योंकि अभी तक ये बनी नहीं है, बन के कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें और भी चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया, आपको क्या याद रखना है, जो चीजें जैसे कि ड्यूक ऑफ कनॉट, ये तो याद रखिएगा डेफिनेटली, कि 1921 में नींव रखी गई थी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की, उसके बाद अब रखी जा रही है, एक्सपेक्टेशन 2022 की है, 75वां इंडिपेंडेंस। ये सब चीजें इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करी, क्योंकि ये जो मैं अभी जब ये बन जाएगी उसके बाद जो है वो चीजें आपसे सिविल सर्विसेज से पूछी जा सकती है। अभी इससे रिलेटेड सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है। तो जो काम की चीजें सिर्फ मैंने आपको वही बताई, और यहां पर मैं आपको सिर्फ वही चीज पर फोकस करवाता हूं जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइस, बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। काफी इजी सा टॉपिक है, इसके बारे में हालांकि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये स्कीम अपन जानते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है इस स्कीम को, और ये स्कीम मेनली फोकस किसके ऊपर करती है, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के ऊपर फोकस करती है, कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, और एम्प्लॉयर्स जो है वो अगर एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उनको भी बेसिकली इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा जॉब्स क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज्यादा चल रहा है हमारी कंट्री में, तो उसको हमें रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए ये स्कीम लाई गई है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो रोजगार योजना नाम से समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की ये स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की स्कीम है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले फॉर्मल सेक्टर में, याद रखिएगा। और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 सालों की सब्सिडी प्रोवाइड कराती है नए एम्प्लॉइज के लिए। 2 सालों की सब्सिडी, 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक जितने भी एम्प्लॉइज शामिल होंगे वर्कफोर्स में फॉर्मल सेक्टर के अंदर, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। और ना ही सिर्फ एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि एम्प्लॉइज को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये चीज। तो ये टाइमलाइन थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा
सरकार किस प्रकार से सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी ये 2 सालों की? तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में आपने सुना होगा कि कोई भी इंडिविजुअल जब फॉर्मल सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि सैलरी मिलती है, उस सैलरी में कुछ पर्टिकुलर परसेंट जो है वो कटता है, और वो परसेंट कट के कहां पे जाता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जाता है, और ये एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, और सेम अमाउंट, सेम परसेंटेज, सेम शेयर एम्प्लॉयर के पास से भी कटता है, यानी कि एम्प्लॉयर भी शेयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए, एक एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय की सैलरी से भी कुछ शेयर जो है वो कट के उस फंड में जाता है। और इस फंड का इस्तेमाल जो है वो एम्प्लॉय अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप भी जानते हैं इसके बारे में, काफी सारे लोग रिटायरमेंट पर्पस के लिए जो है वो इसको रखते हैं, काफी सारे लोग जो है वो जब भी चाहे जो है वो उसको तोड़वा सकते हैं, निकाल सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली एम्प्लॉइज के लिए एक फंड होता है, बेसिकली एक प्रकार का, जैसे कि एम्प्लॉय जो है वो सेफ और सिक्योर रहे, कभी भी कोई एक ऐसी स्थिति आए जहां पर उनको जॉब ना मिले तो एटलीस्ट उनके पास एक अच्छा खासा पैसा हो। तो ये इस प्रकार की चीज हम लोग को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की देखने को मिलती है। तो ये इसके बारे में ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो सीन क्या है, सरकार कैसी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है? तो यहां पर ध्यान रखना, जो भी ऑफिस है, ठीक है, या जो भी ऑफिस है या जो भी वर्क प्लेस है जहां पर 1000 से कम एम्प्लॉइज हैं, राइट, जिस भी स्टैब्लिशमेंट में 1000 से कम एम्प्लॉइज हैं, वहां पर सरकार एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों के ही 12% का कंट्रीब्यूशन जो है वो करती है, यानी कि दोनों का 12% का कंट्रीब्यूशन जो है वो, दोनों का 12-12 24% ये सरकार देगी। और जिस भी पर्टिकुलर जगह है, यानी कि ऑफिस है, वर्क प्लेस है, या फिर कोई भी स्टैब्लिशमेंट है जहां पर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो उसमें सिर्फ सरकार एम्प्लॉय का शेयर जो है वो प्रोवाइड कराती है। तो ऐसी सब्सिडी मिलती है, यानी कि ईपीएफ में सरकार जो है वो प्रोवाइड कराएगी एम्प्लॉय का शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर, जब वो ऑफिस जो है या वर्क प्लेस जो है जहां पर 1000 से कम लोग होंगे, 1000 से कम एम्प्लॉय होंगे, और जिस भी वर्क प्लेस में 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय है वहां पर सिर्फ एम्प्लॉय का ही ये शेयर जो है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बेनिफिट मिल जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? अब जब शेयर कटेगा नहीं सैलरी से एम्प्लॉय का, तो ऑब्वियस ही बात है कि एम्प्लॉय के पास ज्यादा पैसा रहेगा उसके बैंक अकाउंट में खर्चा करने के लिए, राइट, क्योंकि ईपीएफ का पैसा खर्च नहीं कर सकते ना, वो तो आपकी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कब आपको वो पैसा निकालना है। तो वो फंड का पैसा होता है, वो आपकी सैलरी में नहीं आता, कैश इन हैंड नहीं आता। बट अब क्या होगा, कैश इन हैंड यानी कि मनी इन बैंक जो है वो लोगों को मिल सकेगा उनके अकाउंट में, जिसको वो यूज कर सकेंगे थोड़ा ज्यादा पैसा। और एम्प्लॉयर के पास से पैसा कटेगा नहीं, तो एम्प्लॉयर क्या सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय जो है उसको अट्रैक्ट कर लो, अपने ऑफिस में रख लो, जिससे कि एम्प्लॉयर का भी प्रॉफिट नहीं जाएगा ना, एम्प्लॉयर को भी नहीं डालना पड़ेगा पैसा इस फंड में, क्योंकि एम्प्लॉयर भी अपनी पॉकेट से पैसा डालता है, अपना एम्प्लॉय का शेयर डालता है आधा, है ना, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो वो एटलीस्ट ये सोचेगा कि यार 2 साल तक तो मैं अच्छे एम्प्लॉयज अपने रख सकता हूं, जिससे कि 2 साल तक मैं जो है वो अच्छा बेनिफिट जो है वो उठा सकता हूं एम्प्लॉय से, मेरा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा क्योंकि मुझे शेयर नहीं डालना पड़ेगा इसमें। तो इस प्रकार से अट्रैक्ट किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंस बस याद रखना 1000 एम्प्लॉयज का, कि 1000 एम्प्लॉयज जहां पर 1000 एम्प्लॉय से कम है वहां पर दोनों को ही सब्सिडी मिलेगी, बट जहां पर 1000 एम्प्लॉय से ज्यादा है वहां पर सिर्फ एम्प्लॉय के शेयर की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कराएगी सरकार, एम्प्लॉयर को खुद देना पड़ेगा। अच्छा, ये सब बेनिफिट लेने के लिए कंडीशन है, यानी कि एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी ये है कि एम्प्लॉय की सैलरी, मंथली सैलरी 15,000 से कम होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, यहां पर यह भी कहा गया है कि यह चीज इंश्योर करनी है कि उस एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए 1 अक्टूबर 2020 से पहले, ना ही उसके पास कोई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ना ही ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर एक इनफॉर्मल एम्प्लॉय है वो, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर का एक बंदा है, उसको फॉर्मल सेक्टर में अट्रैक्ट करने पर यह स्कीम बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। यानी कि कुल मिला के इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर को जब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल जब अपना ईपीएफ अकाउंट नहीं होगा तो इसका मतलब तो यही है ना कि सामने वाला बंदा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब कर रहा था अभी तक, अब वो फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। तो फॉर्मल सेक्टर में डालने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने का के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी फॉर्मल सेक्टर में जॉब करते हैं, बट क्या हुआ लॉकडाउन के समय पे, कोरोना वायरस के पीरियड में, जैसे कि 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के इस पीरियड में, ये पीरियड बताया हुआ है, इस पीरियड में अगर उसको जॉब से निकाल दिया और फिर बाद में 1 अक्टूबर के बाद किसी एम्प्लॉयर ने उसको जॉब पे रखा, तो भी जो है ये इस ईपीएफ मेंबर की ये मिले, यानी कि बेनिफिट जो है वो उसको मिलेगा इस मेंबर को। तो ये वाली भी चीज है कि अगर कोई ऑलरेडी फॉर्मल सेक्टर में जॉब करते हैं और फिर उनकी जॉब चली गई, बट फिर उनको वापस किसी एम्प्लॉयर ने रख लिया, तब भी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को लेकर ये
पूरी स्कीम है। इसमें नई जॉब्स क्रिएट करने को लेकर भी है, और जो ऑलरेडी जिन लोग के पास जॉब थी बट उनको निकाल दिया गया क्योंकि कोरोना वायरस के समय में बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी, तो उनकी भी हेल्प प्रोवाइड कराएगी ये स्कीम। बट हाँ, शर्त सिर्फ इतनी है 15,000 से कम मंथली सैलरी होनी चाहिए लोगों की, तभी जो है वो इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। गाइस, बात हो रही है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के बारे में, ADMM प्लस के बारे में। इस टॉपिक को पहले भी मैं आप लोग को कवर करा चुका हूं डिटेल में, फिर से अगेन ये टॉपिक आ गया और रिपीटेडली आ रहा है, तो ध्यान में रखना है इस टॉपिक के बारे में आपको। तो 14th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस अभी रिसेंटली वर्चुअली हुई है। 2007 में दूसरी ADMM जो सिंगापुर में हुई थी, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जो हुई थी दूसरी, तो उस समय ये कंसेप्ट लाया गया था कि ADMM प्लस को शामिल किया जाएगा। इस ADMM प्लस में क्या होता है, आसियान के एक तो मेंबर्स होते हैं, आसियान कंट्रीज के, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज के मेंबर्स होते हैं, प्लस 8 और मेंबर्स होते हैं, डायरेक्ट पार्टनर्स होते हैं, राइट। और इन लोग मिलकर क्या काम करते हैं, देखो डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है तो डिफेंस की सिक्योरिटी पर यहां पर फोकस करेंगे। तो यस, सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन, पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, ये कि सिक्योरिटी को ये एनहांस करेंगे इस क्षेत्र में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन पर, राइट। सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे, फोकस करेंगे सिक्योरिटी पर, राइट। और पीस पर, शांति पर फोकस करेंगे, यहां पर डेवलपमेंट हो साउथ ईस्ट एशियन नेशन पर, तो इस पर काम करते, तो इन पर चर्चा चलती है। तो डिफेंस मीटिंग है, तो डिफेंस मीटिंग पर तो ऑब्वियस ही बात है सिक्योरिटी पर ही बात चलेगी। तो ये वाली चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। इसमें एडिशनल चीज ये है कि आसियान मेंबर्स के अलावा 8 और कंट्रीज यहां पर शामिल होती है। कौन सी है ये, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये पूरी 8 कंट्रीज हैं, इनको प्लस कंट्रीज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली लगातार ये टॉपिक न्यूज में है। और 5 एरिया जिस पर ये काम करते हैं वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशन, मिलिट्री मेडिसिन। और 2013 में एक नई प्रायोरिटी एरिया भी शामिल किया गया था, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए बस इसके बारे में। गाइस, बात करेंगे एंथ्रेक्स के बारे में। तो ये टॉपिक मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, बट काफी समय हो गया इस टॉपिक को पढ़ाए हुए। जो अगर रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं काफी समय से, तो उनको पता लग गया होगा, इस टॉपिक को अपन ने डिस्कस भी किया था। और अभी फिर से दोबारा से इस टॉपिक को पूरा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, समझो इस टॉपिक को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड है, ये लगातार न्यूज में है, राइट। तो एंथ्रेक्स, अभी क्या हुआ है कि आसाम का जयपुर रेन फॉरेस्ट है, वहां पर पिछले ही हफ्ते की बात है कि 2 फीमेल एलिफेंट्स की मृत्यु हो गई, और मृत्यु का कारण बताया जा रहा है एंथ्रेक्स। 2 एलिफेंट्स की मौत हुई है एंथ्रेक्स के कारण। तो एंथ्रेक्स क्या है, कहीं ना कहीं आप समझ गए, डिजीज है एक प्रकार की जिसके कारण एलिफेंट्स की मौत हुई है। और ना ही सिर्फ एलिफेंट की मौत हुई है, अगर पिछले साल की अपन बात करें तो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि असम में है, और अगेन देखिए पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगातार न्यूज में है, तो याद रखना असम में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहां पर पिछले साल की बात है, 2 एशियाटिक वाटर बफेलोस की भी मौत हुई है, और दूसरा केस ये एलिफेंट्स का नजर आ रहा है। तो इस प्रकार के जब ये केस बढ़ रहे हैं एंथ्रेक्स के कारण, जो पशुओं की जो मौत हो रही है, तो उसके चलते अब अथॉरिटीज काम कर रही हैं कि अब इस क्षेत्र में जहां पर एंथ्रेक्स के कारण पशुओं की मौत हो रही है, वहां पर पशुओं को जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड की जाए, जिसके चलते एंथ्रेक्स उनको ना हो, राइट। तो एंथ्रेक्स एक प्रकार की बीमारी है, और ये बीमारी किसके कारण होती है, एक बैक्टीरिया के कारण होती है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो स्पोर्स जो है वो फॉर्म करता है, और ये स्पोर्स बताया जाता है कि 25 से 30 सालों तक अंडरग्राउंड रह सकते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, यानी कि जमीन के नीचे 25 से 30 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। और एंथ्रेक्स एक डिजीज है, ये बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के एक बैक्टीरिया के कारण होती है। ये एनिमल को अफेक्ट करती है, कैटल, शीप, गोट हो गए, और लोगों को भी अफेक्ट करती है। लोगों की बॉडी में ये इस प्रकार के स्पोर्स जो है वो चले जाते हैं, और स्पोर्स जो जाते हैं गाइस, वो इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टेक्ट के थ्रू जाते हैं लोगों में। जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके थ्रू ह्यूमंस में ये ट्रांसफर होती है, ये बीमारी, ये डिजीज, राइट। एनिमल्स के थ्रू, या वूल के थ्रू, या मीट के थ्रू, या हाइड्स के थ्रू, हाइड्स यानी कि स्किन वगैरह एनिमल की, तो उसके थ्रू जो है वो ह्यूमन में ये स्पोर जो है वो एंटर करते हैं, और फिर ह्यूमंस को ये एंथ्रेक्स नाम की बीमारी जो है वो हो जाती है। डायरेक्टली ये स्प्रेड नहीं होती है एक इन्फेक्टेड एनिमल से या फिर एक पर्सन पे या दूसरे पर्सन में, ये डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होती, बट स्पोर्स के थ्रू ये स्प्रेड होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं होगी, हाथ में लाने से ऐसे नहीं होगी, बट स्पोर्स के थ्रू हो सकती है। और स्पोर जो है वो क्लोथिंग या फिर शूज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके सिम्टम्स और इन्फेक्शन की बात करें
तो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है, लंग्स वगैरह की परेशानी होती है, सर्दी या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद निमोनिया हो जाता है, बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है, रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स वगैरह कोलैप्स तक हो जाते हैं, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है इसमें, इस बीमारी में। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। इसमें इवन खून की उल्टी आने लगती है यार, और डायरिया हो सकता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का हो सकता है, जो आंतें वगैरह होती है ना वो सूज जाती हैं, स्वेलिंग उसमें हो जाती है, और भूख वगैरह लगना कम हो जाता है, यानी कि एपेटाइट जो है वो लॉस होने लगता है। और क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, ये एक और प्रकार का एंथ्रेक्स है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। ये बेसिकली होता है स्किन के कारण, राइट। स्किन जो होती है ना उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, स्किन जो है वो खराब हो जाती है, उसमें कुछ बड़े बड़े फोड़े टाइप के जो है वो होने लगते हैं, तो ऐसी चीज इसमें हो जाती है, ठीक है। और इसको हाइड पोर्टर्स डिजीज भी कहते हैं, हाइड यानी कि स्किन पोर्टर्स डिजीज, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बायोटेररिज्म में भी इसका उपयोग किया जाता है, एंथ्रेक्स का, इस बीमारी को बायोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर भी यूज किया जाता है, टेररिस्ट के द्वारा या फिर कुछ एजेंट्स के द्वारा। इसका एग्जाम्पल भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक ईमेल के थ्रू जो है ये फैलाया गया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 22 लोग जो है वो इन्फेक्टेड हुए थे और बुरी तरह से सिक हुए थे। और वैक्सीन की बात करें इंडिया में, तो जून पिछले साल ही डीआरडीओ और जेएनयू साइंटिस्ट ने डेवलप करी है एक पोटेंट एंथ्रेक्स वैक्सीन, और ये क्लेम कर रहे हैं कि जो नई वैक्सीन है, जो ऑलरेडी हमारे पास इसकी जो वैक्सीन है उससे बहुत बेहतर है। ये बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकती है एंथ्रेक्स टॉक्सिन के अगेंस्ट, यानी कि एंथ्रेक्स के अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को ये जनरेट करेगी, और स्पोर्स के अगेंस्ट भी, यानी कि स्पोर्स भी जो है वो स्पोर्ट्स के कारण भी एंथ्रेक्स नहीं हो पाएगा। तो ये अच्छी वैक्सीन जो है वो बताई जा रही है इंडिया के अंदर, ये वाली। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब गाइस बताया जा रहा है कि दुनिया की पहली सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इंडिया में हमें देखने को मिलेगी। बीएसएनएल ने पार्टनरशिप करी है स्काइलो के साथ, और ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया की पहली सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इंडिया के अंदर। ये एक नया मेड इन इंडिया सोल्यूशन है, इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया है स्काइलो के द्वारा, यानी कि इंडिया में ही ये बनाई गई है, और ये बीएसएनएल की सैटेलाइट का उपयोग करेगी, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेगी, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बीएसएनएल के टावर्स वगैरह, इनका उपयोग किया जाएगा, और पैन इंडिया कवरेज ये प्रोवाइड कराएगी, इंक्लूडिंग इंडियन सीज पर भी इसकी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। और ये कवरेज जो है वो इतना ज्यादा वास्ट होगा कि इंडिया का कोई भी हिस्सा जो है वो छूटेगा नहीं। इंडिया की पूरी बाउंड्री के अंदर आप कहीं पर भी जाओगे, इसकी सर्विस, स्काइलो की सर्विस आप एक्सेस कर सकते हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लद्दाख तक, और आप गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट रीजन तक, हर जगह, इवन इंडियन सीज पे भी आप इसकी सर्विस एक्सेस कर सकते हो। अब मैंने जो आपको बताया, आपको समझ में तो आया कि हाँ यार ये कुछ नेटवर्क की बात हो रही है, पूरे इंडिया में या इंडियन ओशन पे भी आप इसकी सर्विस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हो, राइट। बट कैसी सर्विस, क्या सर्विस? तो देखो गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या आता है, और स्काइलो की अगर मैं बात करूं, स्काइलो एक ऐसी कंपनी है जो कि रोबोटिक डिवाइसेस वगैरह बनाती है, राइट। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बहुत इजी एग्जांपल, आपका सीसीटीवी कैमरा आपके ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड होता है, आपके वाईफाई से कनेक्टेड होता है, आपके घर में आपका वाईफाई जो है वो आपके मोबाइल से कनेक्टेड होता है। तो क्या हो रहा है, चीजें कनेक्ट हो रही हैं आपस में ब्रॉडबैंड के थ्रू। आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, आपका जैसे अगर कोई टैबलेट होगा वो कनेक्टेड है, आपके फोन कनेक्टेड है, राइट। इवन काफी सारे लोगों की जो घर में जो लाइट्स लगी होती हैं वो भी स्मार्ट लाइट्स वगैरह होती हैं, वो भी एक ऑनलाइन जो है वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इंटरनेट की मदद से आपके घर की लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, ऐसी भी टेक्नोलॉजी है। आप सीसीटीवी की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में रहकर आप अपने घर पे क्या चल रहा है उसको आप देख सकते हो, अगर आपके पास सीसीटीवी है तो ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये चीजें आपस में कनेक्टेड है। अब इन डिवाइसेस को यूज करने के लिए इन्होंने टेक्नोलॉजी लेकर जो आए हैं वो है नैरो बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क। अब नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क। अब ये नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क है क्या एग्जैक्टली, वो मैं आपको समझा दूं इजी तरीके से। जैसे कि बीएसएनएल का टावर है, अब गाइस आप देखते होंगे कि जब नेटवर्क कम होता है आपके मोबाइल में, आप छोड़ो, आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो वो फर्क नहीं पड़ता, आपके मोबाइल में नेटवर्क कम होता है, मोबाइल के नेटवर्क की डंडी जो होती है ना वो कम नहीं हो जाती, तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पर नेटवर्क कम है। नेटवर्क कम क्यों होता है, क्योंकि टावर दूर होता है। और आपको ये पता होगा इसकी एक फ्रीक्वेंसी ही एक्सेप्ट करता है हमारा मोबाइल फोन, राइट। जो टावर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक अच्छी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेता है, एक्सेप्ट करता है, तभी आपको नेटवर्क दिखाई देगा।
बट नैरो बैंड में क्या होता है, नैरो बैंड में जो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो काफी कम एक्सेप्ट कर सकता है, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी। यानी कि जैसे जो बीएसएनएल के जो टावर हैं, जो वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करा रहे हैं मोबाइल नेटवर्क को चलाने के लिए, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन को चलाने के लिए, उससे बहुत ही कम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बैंड लिखा है ना, तो वो बैंडविड्थ से एसोसिएटेड है। बहुत ही कम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि अगर जिस क्षेत्र पर बीएसएनएल का नेटवर्क अगर मोबाइल फोन में नहीं दिखा रहा है, तो उस क्षेत्र पर स्काइलो की डिवाइस में वो नेटवर्क दिखाएगा। स्काइलो की डिवाइस वहां पर एक्सेस की जा सकती है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस वगैरह जो होती है जिसपे ये नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जाता है, वो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी और बहुत ही कम बैंडविड्थ डिमांड करती हैं। और इसमें बैटरी वगैरह का भी बहुत ही कम यूज होता है, यानी कि आप बैटरी का उसका ज्यादा यूज भी नहीं लगता। इवन 10-10 साल तक बैटरी चल जाती, इतना बैटरी की लाइफ हो सकती है, क्योंकि बहुत ही कम पावर कंजम्पशन इसका होता है। 10 साल बोल रहा हूं मैं, लिटरली 10 साल। तो ये सब चीजें देखो, आप यहां पे लिखा भी है 10 ईयर्स बैटरी लाइफ जो है ये प्रोवाइड करा सकता है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में ये ऑपरेट करता है। कम फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करने का मतलब वाइड एरिया, लार्ज एरिया जो है ये ले सकता है। जैसे अगर टावर दूर भी क्यों ना हो, मोबाइल नेटवर्क पे आपको वो नेटवर्क नहीं दिखाई देगा मोबाइल फोन में, क्योंकि मोबाइल फोन की फ्रीक्वेंसी अलग है जो वो एक्सेप्ट करता है। बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है डिवाइसेस की, वो बहुत ही लो होती है। और ये लो फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत दूर के एरिया तक जो है ये एक्सेप्ट कर सकती है। इसको बहुत ही कम मिनिमम नेटवर्क क्यों ना मिल रहा हो, तो भी ये जो है वो सही तरीके से चलेगी। तो ये चीज है इसमें। तो ये इंडिया में पहली बार हम लोग को देखने को मिल रही है, और इंडिया के किसी भी कोने में इसकी डिवाइस जो है वो उपयोग में लाई जा सकती है, स्काइलो की। राइट, आप कहीं पे भी स्काइलो की डिवाइस आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बीएसएनएल ने इसके साथ पार्टनरशिप करी है। तो ये चीज है इसमें। तो इसके बारे में आपको बस एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, स्चेमम जनरथनामी, ठीक है, तो ये एक नाम है स्पीसीज का, बड़ा खतरनाक टाइप का थोड़ा नाम है। मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफी, आप देख लो एक बार स्पेलिंग, और ये नाम जो है वो अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लो जो आपको ठीक लगे। तो ये स्पीसीज है, ये एक प्रकार की फ्लोरा स्पीसीज है, प्लांट की स्पीसीज है। मोरेन ग्रास की स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रही है गोवा में, वेस्टर्न घाट्स के अंदर साइंटिस्ट के द्वारा ये आइडेंटिफाई की गई है। ये स्पीसीज का ये नाम है जो मैंने भी आपको बताया। एक प्रोफेसर है बॉटनी के गोवा यूनिवर्सिटी में, एम के जनरथनाम, तो उन्हीं के नाम पर ये स्पीसीज का नाम रखा गया। और ये कम एल्टीट्यूड के क्षेत्र पर जो है ये उगती है, यानी कि ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उगती है, बहुत ही कम एरिया पर, यानी कि कम ऊंचाई पर ये उगती है ये वाली स्पीसीज। राइट, और ये हम लोग को भगवान महावीर नेशनल पार्क, याद रखना भगवान महावीर नेशनल पार्क कहां पर है, गोवा में है। तो इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के आउटर एरिया पर आपको ये दिखाई देगी। और ये जो वेजिटेशन है ये एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि फल फूल जाता है, यानी कि इसकी जो प्लांट है ये हमेशा आपको दिखाई देगा, यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पर भी ये खिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो गई तो फिर ये खराब हो गया, या फिर ये किसी कंडीशन में, यानी कि किसी भी एरिया पर ये सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है इसका। हर जगह ये सर्वाइव कर सकता है, हर कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है। राइट, मतलब अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो भी ये सर्वाइव कर सकता है। राइट, अगर कभी जो मौसम है वो काफी ज्यादा ड्राई है तो भी ये सर्वाइव कर सकता है, यानी कि काफी महीने अगर ड्राई भी हो, सूखा में भी हो, तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। और इस स्पीसीज ने इस प्रकार की अपनी, यानी कि अडॉप्ट कर लिया अपने आप को, इस प्रकार से बना लिया कि हर मौसम में ये उगता है, खिलता है। राइट, इसके अलावा मुरेन ग्रास की बात करें, मुरेन ग्रास अपने इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि फॉडर यानी कि चारा, जो उनको खिलाया जाता है ना जानवरों को, चारा वगैरह, तो मुरेन ग्रास उनके लिए काफी ज्यादा लाभकारी होती है। जानवरों को ये चारा जो है वो खिलाया जाता है। पूरे दुनिया भर में 85 स्पीसीज जो है वो इस चैमम की, और इसमें से 61 स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है, और 61 में से 40 स्पीसीज जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में है, ये हमें वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। गाइस, बात हो रही है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिए, हमारी जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कम्युनिकेशन 2 लैब्स के बीच में। ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की मदद से किया गया है। ये जो 2 लैब्स हैं, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी है और रिसर्च सेंटर इमारत हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि उपयोग में ली गई थी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो ये एग्जैक्टली है क्या? तो देखो, कुछ नहीं, कम्युनिकेशन की एक नई टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि टिपिकल इंक्रिप्शन जो होता है, जिसमें जो कम्युनिकेशन जो होता है टिपिकली, जिसमें इंक्रिप्शन जो होता है वो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स का उसमें उपयोग किया जाता है।
बट इस ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स को हैक किया जा सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में भी कुछ समय पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। काफी पावरफुल कंप्यूटर्स ये होते हैं ट्रेडिशनल कंप्यूटर से। तो कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन होता है उसको क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू हैक किया जा सकता है। बट अभी जिस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी सामने लाई गई है डीआरडीओ के द्वारा, इसने डेमोन्स्ट्रेशन जो किया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये फोटॉन्स का उपयोग करती है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि लाइट्स ट्रांसमिट करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के पर्पस के लिए, तो ऐसे पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स का उपयोग करते हुए डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। अब जब फोटॉन्स का उपयोग किया जाएगा तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कम्युनिकेशन को हैक करना। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो ये अपने साथ कोई लॉन्ग सीक्रेट की वगैरह शेयर नहीं करती हैं, सिर्फ ये एक कॉमन रैंडम स्ट्रिंग जो कुछ सीक्रेट बिट्स की होती हैं वो शेयर करती हैं सीक्रेट की के तौर पर, जिसको सीक्रेट की भी कहा जाता है। और वन टाइम पैड इंक्रिप्शन इसका होता है। और की एक बार, यानी कि एक बार उसको आपने सिक्योर कर दिया, यानी कि एक बार चैनल को क्रिएट कर दिया, बना दिया, तो उस चैनल को डिस्टर्ब करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई हैकर उस चैनल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे या हैक करने की कोशिश करे तो फिर वो अपने ट्रेसेस छोड़ जाएगा, बट हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोटॉन्स को हैक नहीं किया जा सकता ना उसको कॉपी किया जा सकता है, ना आप उसको जो है वो डिकोड कर सकते हो। तो ये वाली चीज है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि यहां पर फोटॉन्स का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन को या फिर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो अब हम लोग को देखने को मिलेगा कि होगा अपनी कंट्री में, इंडिया में। स्पेशली हमारी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, यूनिट जो है वो उसका उपयोग करेंगी। और इसका उपयोग बिजनेस को सेफ बनाने के लिए भी किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी में काफी अच्छी हम लोग को ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। बट इसमें एक लूप होल है और एक प्रॉब्लम आप कह सकते हो। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि सरकार के लिए भी काफी डिफिकल्टी होगी इस प्रकार के डेटा को हैक करना। जैसे कि आपको बताया गया इसकी सरकार भी वेरियस मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफी सारे लोगों के डेटा जो है उसको हैक करती है, चेक करती है कि कहीं पर कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए खतरा हो, है ना। तो ये सरकार के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा इस चीज को हैक करना, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब एक प्रकार से उसी के ऊपर ये बेस्ड हम लोग को पूरी चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि फोटोन का उपयोग किया जा रहा है ना, फोटोन। तो ये चीज आप थोड़ी सी याद रखना कि इसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए फोटोन्स का उपयोग किया जाता है और फोटोन्स को कॉपी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये चीज है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का भी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो है वो अभी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो डीआरडीओ ने दिया है अपनी 2 लैब्स के बीच में कम्युनिकेशन करके। तो ये चीज थी और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था गाइस। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन हिट किए बिना मत जाइएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा और गाइस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन करना है तो इसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। इसमें आपको सब चीज मिल जाती है, जैसे कि डेली आप जो लेक्चर्स देखते हैं इनकी पीडीएफ मिलती है, आपको हैंडआउट्स, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है लेक्चर का आपके रिवीजन के लिए, मंथली मैगजीन आपको मिलती है। और इतना ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मैं आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होते हैं और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। और नीचे आप डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे तो पूरी डिटेल दी हुई है कि आपको कैसे इस पैकेज को ज्वाइन करना है। और इवन नीचे सैंपल भी दिया हुआ है कि अगर आपको कोई सैंपल देखना है, क्वालिटी देखनी है कि किस प्रकार का मटेरियल मिलता है, तो भी आप वो देख सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड कर लीजिएगा। आपको कुछ भी मुझसे पूछना है करंट अफेयर से रिलेटेड या पेड पैकेज से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर ये मेरा नंबर है 9713282838, इस नंबर को सेव कर लीजिए। और याद रहे इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। इस नंबर पर आप मुझे एसएमएस के थ्रू या फिर टेलीग्राम करके मैसेज जो है वो कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलो अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।